नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज बिहार और महाराष्ट्र पर बात करेंगे और उसके साथ ही आरएसएस के जो तेवर हैं उसकी झलक भी हम आपको दिखाएंगे। मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं इस समय गोरखपुर में है और आज योगी आदित्यनाथ वाराणसी में है। हो सकता है वाराणसी के बाद योगी आदित्यनाथ सीधे गोरखपुर जाएं और वहां से पहुंचकर मोहन भागवत से बात करें। इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक सूचना नई दे देते हैं। एनसीपी महाराष्ट्र में जैसे ही विरोध में उतरी तो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया पत्ता खोल दिया और आज एनसीपी प्रमुख अजीत पवार की पत्नी से राज्यसभा का नामांकन दाखिल करा दिया गया। वहां पर एक सीट का चुनाव है और इस तरह से अजीत परिवार को मनाने की शायद कोशिश हो रही है। ऐसा सुनने में आया था कि 35 विधायकों के साथ अजीत पवार शरद पवार से मिले थे और पता नहीं ये बात सच है या गलत है, लेकिन ये पूरे सोशल मीडिया पर तैर रही है। कई वीडियोज़ सामने आ रहे हैं, कई बातें सामने आ रही हैं कि इस तरह से ऐसा हुआ है। आपको मालूम है कि शिंदे भी नाराज़ है। शिंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि 400 पार का नारा ही पूरी एनडीए को ले डूबा है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जो लोग नरेंद्र मोदी के सामने गुमसुम बैठे रहा करते थे वो आज पूरी तरह से अपने मुंह खोलकर बैठे हुए हैं और मन में आ रहा है जो बात कर रहे हैं। आपको पता ही है कि मोहन भागवत पिछला जो हफ्ता निकला है उसी में उन्होंने एक आरएसएस के कार्यक्रम में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था और कहा था कि मणिपुर की हिंसा अब तक नहीं रुकी है और ये रुकनी चाहिए। और उन्होंने बाकायदे जो गन कल्चर है उसका जिक्र किया था और तब से लेकर के अब तक नरेंद्र मोदी और या उनके जो पैरोकार हैं अमित शाह, उन्होंने कोई उस बात का आंसर नहीं दिया और फिर भी हिंसा वहाँ पर जारी है। आपको मालूम है कि वीरेंद्र जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके काफिले पर हमला हुआ था, उसमें 2 अर्धसैनिक बलों के जो सिपाही बच्चे थे उनको घायल हो गए थे, लेकिन सरकार ने फिर भी मुंह नहीं खोला। अब आज पता चला है कि आरएसएस की जो कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, उसके सदस्य हैं इंद्रेश कुमार, वो खूब बरस रहे हैं पूरी तरह से। उनका कहना है कि राम सबके हैं और राम के नाम पर किसका ज़्यादा दिनों तक धोखा नहीं दिया जा सकता। आप ये समझ रहे हो कि राम हमारे हैं, ये गलत सोच है आपकी। राम तो सभी के हैं। जो राम को नहीं मानते उनके भी राम हैं और जो मानते हैं उनके भी राम हैं। उन्होंने दोनों संगठनों के बारे में कहा, एनडीए के बारे में भी कहा और इंडिया गठबंधन के ऊपर भी तंज कसा कि उनको भी 234 सीटें तक सिमटा दिया है और आपको 240 या 41 तक समेट दिया है। तो इसका मतलब क्या है? आरएसएस प्रमुख के बाद अब इंद्रेश कुमार ने पूरी तरह से इस तरह की बातें कही हैं। ये शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अब बात आती है कि नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ग्रहण किया था उस दौरान योगी आदित्यनाथ को भी वहाँ बुलवाया था और अमित शाह भी थे। एक मीटिंग हो रही थी, उसमें दोनों की हॉट टॉक हुई। नरेंद्र मोदी के पीछे अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने तमाम बातें कही कि उत्तर प्रदेश में आपकी वजह से 33 सीटें मिल पाई हैं और साइकिल आगे निकल गई है। इस तरह की चर्चा हुई। तब शायद योगी ने भी बहुत कुछ बातें कही और कहा कि जो सीटों का बंटवारा किया है वो मेरे से पूछ कर नहीं किया। जो मैंने 30 सीटों के प्रत्याशियों के नाम भेजे थे उनमें से आपने मात्र शायद 4 या 5 लोगों को टिकट दिया है और वो जीत कर आ गए। तो ये अमित शाह का मुंह बंद करने के लिए योगी ने इस तरह की बात कही थी और योगी उसके बाद सीधे उत्तर प्रदेश आ गए। उन्होंने पहले दिन बैठक बुलाई तो 2 डिप्टी सीएम जो अमित शाह के चेले हैं वो उस बैठक में भाग ले लिया। ये बड़ा मामला तूल पकड़ता रहा और अभी तक इसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है।
अब इस तरह की जो कहानियाँ जो रस्साकसी चल रही है दोनों गुटों में राष्ट्रीय स्तर पर, योगी और नरेंद्र मोदी के बीच में, इस दौर में देखिए कितना बड़ा खेला है। मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के गढ़ में उनकी पीठ थपथपाने के लिए, उन्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए इस समय गोरखपुर में पिछले 2 दिनों से वो वहाँ पर पूरी अपनी फौज के साथ लोगों से बातचीत कर रहे हैं। चूँकि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में काफ़ी बिजी हैं इस समय और वो इधर उधर अपने दौरों पर हैं, उनके पहले से कार्यक्रम लगे हुए हैं, लिहाजा आज वो वाराणसी में है और ऐसा सुनने में आया है कि शायद वो आज गोरखपुर पहुंच जाएंगे और भागवत जी से उनकी लंबी बातचीत होगी। अब इस बातचीत में क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, ये सारी बातें हैं। मोहन भागवत जी योगी आदित्यनाथ को प्रोटेक्ट करते हैं या कोई और नया फॉर्मूला देते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इस बीच आप देख रहे होंगे पब्लिक डोमेन में भारतीय जनता पार्टी की जो वेबसाइट है उसमें राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल में के जो सूची है उसमें शामिल कर लिए गए हैं। इसके मायने क्या है? ये कोई ना कोई कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी कोई ताकत है जिसके ज़रिए नरेंद्र मोदी को शायद डाउन करने के लिए सारा फैसला किया गया है। नरेंद्र मोदी इस समय G7 की बैठक में इटली में हैं और वहाँ पर वो शायद एक या 2 दिन बाद भारत लौटेंगे, तो शायद कुछ बातें सामने आएंगी निकल करके। क्या बातें होंगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन महाराष्ट्र में इस समय बहुत ही बवाल मचा हुआ है। वहाँ पर अक्टूबर में चुनाव होने हैं और अभी से वहाँ उथल पुथल मची हुई है। आज छगन भुजबल ने तो एकदम से सारा खेल ही पलट दिया अपना बयान दे करके। हालांकि एनसीपी में ऐसा चल रहा था कि छगन भुजबल को राज्यसभा का सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन उनको हटा करके अजीत पवार की जो पत्नी है उनको राज्यसभा का पर्चा दाखिल करा दिया गया। उसके बाद छगन भुजबल भी उस समय जब पर्चा दाखिल किया जा रहा था तो वहाँ पर उपस्थित थे और उसके बाद उन्होंने प्रेस से कहा, देखिए हम कोई भी और किसी भी प्रकार के लिए जिम्मेदार नहीं है। हमें जो बंटवारा हुआ था सीटों का उसमें हमें 2 सीटें मिली थी और उसमें से 48 में से 2 सीटें और उसमें से हम 1 सीट जीत गए हैं। तो हमारा तो जो स्कोर है वो बहुत 50% है, क्योंकि हमें 2 सीटें मिली और हमने 1 जीत ली। अब ये जो कुछ भी कमियां हैं भारतीय जनता पार्टी की कमियां, उन्होंने सीधा इशारा कर दिया। जो छगन भुजबल कभी बोलते नहीं थे बीजेपी के खिलाफ, आज उन्होंने कह दिया उत्तर प्रदेश को क्यों नहीं देखते। उत्तर प्रदेश में मात्र आपको 33 सीटें आई हैं, जहाँ 80 सीटों का वो प्रदेश है। आपका स्कोर क्या है आप खुद देखिए, हमारा स्कोर 50% है। उन्होंने बाकायदे सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से कह दी। अब ये सारी बातें मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। हालांकि अजीत पवार को दबाने के लिए, उनको अपने खेमे में रखने के लिए और ये संदेश देना कि नहीं एनडीए में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन कर दिया है। उनकी जो पत्नी है राज्यसभा के लिए आज पर्चा दाखिल करके अपनी बात कह रही थी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ चल रही हैं। उधर अभी मैं समझता हूँ दोनों गुटों में अभी भी रस्साकसी जारी है। शिंदे ने अपनी बैठक बुलाई है, एनसीपी ने अपनी बैठक बुलाई है, शरद पवार अपनी बात कर रहे हैं। मोदी मीडिया फुलझड़ियाँ छोड़ रहा है कि जो उद्धव गुट है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलने वाला है। ये कितनी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। आपको मालूम है कि संजय राउत बार बार कह चुके हैं कि हम गठबंधन में हैं, हमने जो कुछ भी किया है कांग्रेस और जो शरद गुट है उनसे पूछ कर के बात की है। जो प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं एमएलसी के, तो उस पर एक विवाद था, तो उसको उन्होंने पूरा स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमने सबसे पूछ करके अपने दोनों प्रत्याशी उतारे हैं। शायद एक ये उत्तर महाराष्ट्र की एक कोई सीट है और एक शायद मध्य महाराष्ट्र में कुछ तरह की जो सीटें एमएलसी की होती हैं उनको लेकर के तमाशा मोदी मीडिया खड़ा कर रहा है। हालांकि ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। अभी जो महाअघाड़ी गठबंधन है पूरी तरह से एकजुट है और उनको बहुत ताकत मिली है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की ताकत वहाँ बढ़ी है, उसे काफ़ी सीटें मिली हैं और फिर दूसरे नंबर पर
उद्धव रहे हैं और तीसरे नंबर पर शरद पवार की पार्टी रही है। तो उनके हौसले बुलंद हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ चुनाव होना है, उसकी तैयारी में हर पार्टी कर रही है, करती है और करते रहना भी चाहिए। इस बीच बिहार की जो बात थी, मैंने कहा था मैं बिहार की भी बात करूँगा। यहाँ भी कुमार पूरी तरह से चुप्पी साध गए और वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे। उनके मुताबिक जो एक तो रेलवे उन्हें मिलना था, जो विभाग है, और उनको 3 विभाग मिलने थे लेकिन 2 ही मिले हैं। इस पर उन्होंने शायद ये संकेत दे रहे हैं, वो बैठकें कर रहे हैं कि अब शायद विधानसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए, समय से पहले। तो वो शायद मुझे लगता है कि इसी जैसे महाराष्ट्र का चुनाव है उसी के साथ साथ चाहते हैं। उनका कहना है कि मेरे चेहरे पर चुनाव होना चाहिए, क्योंकि वो 12 सीटें जीत करके आए हैं और 12 सीटें जीतने का मतलब है कि जदयू की वहाँ पर अच्छी साख बनी है। दल बदल के बावजूद भी, बार बार दल बदलने के बावजूद भी बिहार की जनता उन्हें चाहती है और वो ये चाहते हैं कि 12 सीटों में, जैसे आपको मालूम है एक सीट पर 5 या 6 विधानसभा क्षेत्र होते हैं, तो 60-70 के आसपास विधानसभाओं में उनकी जीत हुई है। तो वो अभी तक जो शायद 35 के आसपास सीटें हैं उनके पास, वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं कि मेरी ताकत वहाँ बढ़नी चाहिए। अब 60-70 सीटों में से कम जो भी मिलेंगी वो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, 35 से ज़्यादा ही मिलेंगी। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से चुनाव इसी साल होना चाहिए। तो ये एक कहानी बहुत आ रही है अच्छी से, और वहाँ उथल पुथल भी मची हुई है। उनकी पार्टी में बहुत बुरी तरह से घमासान मचा हुआ है। मैंने कल भी पिछले अपने वीडियो में कहा था, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद, उनका बेटा अजीत, वो आरजेडी में शामिल हो गया। आरजेडी अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है। हालांकि आरजेडी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, पहले उसकी कोई सीट नहीं थी बिहार में, अब उनकी सीटें बढ़कर के 3 हो गई हैं। सीटों के बंटवारे में थोड़ा सा आरजेडी ने खुद को बड़ा नहीं माना, बड़प्पन होता तो शायद मैं समझता हूँ ये सीटें बहुत आगे निकल जाती। जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव को उन्होंने आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, लेकिन पप्पू यादव फिर भी जीत गए। और शायद पप्पू यादव की धमक इतनी तगड़ी है बिहार में कि वो आसपास की सीटें भी जितवा सकते थे, कांग्रेस का भी प्रचार कर सकते थे, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी होते तो शायद बहुत बड़ी जीत होती बिहार में। तो इसलिए ये नुकसान भी मैं समझता हूँ। तमाम मेरे फेसबुक पर, मेरे इंस्टाग्राम पर और मेरे ट्विटर पर दोस्त हैं, बिहार के लोग हैं, तमाम कई पत्रकार हैं, कई सोशल वर्कर हैं, और वो खुल कर के कहते हैं कि पूर्णिया में जो कुछ भी लालू यादव या तेजस्वी ने किया उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। ये बहुत बड़ी बात है। लगता है कि वो एक सीट का मसला है, लेकिन पप्पू यादव चूँकि वहाँ के बहुत बड़े नेता हैं और वो कोई, जैसे उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो बाहुबली हैं और इस तरह की कोई बात नहीं है। वो इतने मिलनसार हैं, किसी भी व्यक्ति को, जो आदमी उनके पास पहुंच जाए और अपनी बात कहता है, कोई अपनी व्यथा कहता है, वो तत्काल मदद करते हैं बगैर सोचे समझे। देखिए, जो मिस्टर मोदी थे बिहार के, वो बाढ़ में फंस गए थे पिछले साल, वो उनके घर पहुंच गए सहायता देने के लिए। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है पप्पू यादव, उसके बावजूद भी देखिए उनको टिकट नहीं मिला, पूर्णिया से निर्दलीय लड़े, उसके बावजूद भी रायबरेली और अमेठी में उन्होंने जाकर के प्रचार किया। तो कितनी बड़ी बात है। वहाँ एक पत्रकार की पिटाई कर दी अभी शाह की मीटिंग में बीजेपी वालों ने, उसको उन्होंने तत्काल सहायता दी। मैं यहाँ खोलूँगा नहीं उन्होंने कितनी सहायता दी, लेकिन उन्होंने तत्काल सहायता दी, अस्पताल देखने गए। तो ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ वो चेहरा है। वो तेजस्वी के विरोधी नहीं है, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ना उन्हें मुख्यमंत्री बनना है बिहार का, लेकिन वो जो काम करते हैं वो काम जो है शायद लालू यादव की फैमिली को पसंद नहीं है। ये बहुत बड़ी कमी है। अब आप खुद इतने बड़े नेता रहे हैं, सारी चीज़ें रही हैं, तो एक सीट समझौते में देने में आपको क्या, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस में विलय किया और कांग्रेस से वो कह रहे थे कि पूर्णिया की सीट मेरे लिए आप सुरक्षित रखिए, लेकिन कांग्रेस चूँकि बड़ी पार्टी है, दबाव नहीं मान पाई। लालू यादव और तेजस्वी यादव उनके हमेशा साथ रहे हैं, तो इस लिहाज से उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया और पप्पू यादव को अकेले छोड़ा कि आपके मन में जो कुछ भी है वो आप करिए। और इसी के तहत वो निर्दलीय लड़े और चुनाव जीत करके आए। तो मैं समझता हूँ कि पप्पू यादव को
कम आंकना किसी के बस की बात नहीं है। वो किसी की जो बैसाखी होती है उस पर राजनीति नहीं करते। पप्पू यादव अपने आप में एक बड़े हुनरमंद नेता हैं और समझदार हैं, जनता की नब्ज को पहचानते हैं, वो पूरे बिहार के नेता हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बता रहा था। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। और इसी तरह के वीडियो जो बहुत सी कहानियाँ भरी हुई हैं मेरी जानकारी में, मेरी लंबी पत्रकारिता का विषय है, मैं आपको इस तरह के वीडियो दिखाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।